पाकिस्तान टेलीविज़न पर पाकिस्तानियों को उम्मीदों भरा सलाम। सीधी बात बीनर सलीम के साथ में आप सबका वेलकम। पीटीवी पर अपने पहले शो में इस बात का आज़म करती हूँ कि हमेशा की तरह पॉपुलर बयानिए के बजाय हक और सच पर बात होगी। फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडे के इस दौर में कोशिश होगी कि आपको तस्वीर का दूसरा रुख भी दिखाया जाए। मुनफियत की इस दौड़ में आप तक मुस्बत चीज़ें भी पहुँचाई जाए। अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने और सियासत के नाम पर इंतशार फैलाने वालों को एक बार फिर से एक्सपोज करेंगे। इस कौमी टीवी पर अपनी कौम से एक बार फिर होगी दो टोक और सीधी बात। आज की सीधी बात यह है कि मौजूदा हुकूमत को अपने क़याम के साथ ही लामहदूद चैलेंजेस का सामना रहा। एक तरफ मौशी, सियासी और इख्तियारात की तकसीम के संगीन मसाइल रहे, तो वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी जमात से भी मुकाबला करना पड़ा जो एक शख्स की खातिर, जी हाँ, एक शख्स की खातिर पूरे पाकिस्तान को दांव पर लगाने के लिए तैयार बैठे थे। अपने लीडर की बका को पाकिस्तान की बका से जोड़ा जा रहा था। उन तमाम तर रुकावटों के बावजूद सिर्फ 9 माह की कम तरीन मुद्दत में मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान को ना सिर्फ डिफ़ॉल्ट से बचाने में कामयाब हुई, बल्कि 2 दिहाइयों के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम खसारे से निकलकर फ़ायदे की तरफ जा रहे हैं। पहले खर्चा ज़्यादा होता था और आमदन कम होती थी। आज 1696 अरब रुपए से ज़ायद का मजमूई बजट सरप्लस रिकॉर्ड हुआ है। रेवेन्यू बढ़ रहा है, माली खसारा कम हो रहा है। रवा साल पहले 4 माह में पाकिस्तान का तिजारती खसारा गुज़श्ता 11 साल की कम तरीन सतह पर आ चुका है और अक्टूबर के तजारती खसारे में 31% कमी आई है। आज हुकूमत ने शरह सूद में 2.5% मजीद कमी कर दी। मुसलसल चौथी बार कमी के बाद आज शरह सूद 15% पर आ गई है। डिफ़ॉल्ट की दुहाइयाँ देने वाले आज अपनी आंखों से देख लें कि ना सिर्फ शरह सूद में कमी आ रही है, बल्कि महंगाई की शरह भी कम हो रही है। कारोबारी अफराद का एतबार बढ़ रहा है और मुल्क ट्रैक पर आ गया है। शहबाज हुकूमत का फोकस इस सारे अरसे में, जी हाँ, इस सारे अरसे में सिर्फ मईशत को सुधारने में नहीं रहा, बल्कि इत्तेहादियों के साथ मिलकर अदालती इस्लाहात पर भी तारीखी काम किया गया। पार्लिमान की बालादस्ती के लिए कौमी क़यादत को मुत्तहिद किया गया और आज आईने पाकिस्तान में 26वीं तरमीम मंजूरी के बाद नाफिजुल अमल हो चुकी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इंतखाब कौम के नुमाइंदे कर रहे हैं और अब जुडिशल कमीशन में भी सीनियर मोस्ट जजेस के साथ हुकूमत और अपोजिशन की बराबर, जी हाँ, बराबर नुमाइंदगी से आला अदलिया के मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के बानी अभी तक जेल में ही कैद हैं, मगर उनकी अहलिया डील की अफवाहों में जेल से बाहर आकर वजीर आला हाउस पेशावर जा बैठी हैं। बताने वाले ये भी दावा कर रहे हैं कि बुशरा बीबी की रिहाई के बाद से बानी पीटीआई चुप चुप से हैं। वो कहते हैं ना कि एक चुप और 100 सुख, बिल्कुल ठीक कहते हैं। बानी पीटीआई की चुप और बुशरा बीबी की रिहाई को एक दूसरे से नत्थी किया जा रहा है। बुशरा बीबी की रिहाई के बाद वजीर आला हाउस पेशावर में क़याम पर भी सवाल उठ रहे हैं। पूछा जा रहा है कि अपने सियासी मुखालिफिन को हर वक्त प्रोटोकॉल की दुहाइयाँ देने वाले आज खुद किस मुंह से सरकारी रिहाइशगाह में कौम के पैसों पर जी रहे हैं। मुकाफात अमल का आलम यह है कि बतौर वजीर आज़म अपने मुंह पर हाथ फेर कर मशहूर ज़माना डायलॉग मैं उन्हें रुलाऊंगा कहने वाले की अहलिया बुशरा बीबी आज भरी अदालत में रो पड़ी। नाइंसाफ़ी की दुहाइयाँ दी जा रही हैं। अलमिया यह है कि जुल्म की दुहाइयाँ भी वो दे रहे हैं जो अपनी पार्टी के सियासी मुफादात की जंग खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल से लड़ रहे हैं। सरकारी वसाइल पर वफाक और पंजाब पर हमलों का ऐलान किया जा रहा है। पख्तूनों के पानीपत पर 17 हमलों का जिक्र करके वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ललकार रहे हैं। वो भी उतने ही हमलों का इरादा रखते हैं। ये ललकारना, पीछा करना और डराना धमकाना ये पीटीआई का शेवा बन चुका है। अब हर मुखालिफ को एक मुनज़्ज़म मंसूबे और प्लानिंग के तहत डील किया जाता है। अब साबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की ही मिसाल ले लीजिए। वो बरतानिया जो बानी पीटीआई को बहुत पसंद है, जी, वो ही बरतानिया जिसकी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उन्हें अपना चांसलर बनाने से साफ मना कर दिया है, उसी बरतानिया की कदीम तरीन कानूनी दरसगाह मिडिल टेम्पल ने पहले पाकिस्तानी शख्स काजी फ़ाइज़ ईसा को बतौर बेंचर मुंतखब किया और उनके एजाज़ में एक तकरीब मुनक्किद की, जिसमें शिरकत के लिए काजी फ़ाइज़ ईसा बरतानिया पहुँचे। तो तहरीक इंसाफ के लोगों ने ना सिर्फ उनका घेराव किया, बल्कि उनकी गाड़ी पर बाकायदा हमला किया। मिडिल टेम्पल में बतौर बेंचर मुंतखब होना ना सिर्फ काजी फ़ाइज़ ईसा के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है। उन पर हमला पाकिस्तान पर हमले के मुतरादिफ है। काजी फ़ाइज़ ईसा का कसूर बस इतना है, सिर्फ इतना है कि बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उन्होंने तहरीक इंसाफ का ख्याल नहीं रखा।
अपने मुखालफिन को मुल्क दुश्मन डिक्लेयर करना और उनके खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम चलाना पीटीआई की सोची समझी स्ट्रैटेजी मालूम होती है। सियासी अप्रोच बस इतनी है कि हुकूमत जाए तो अमेरिका पर इल्ज़ाम, और अगर आज अपने बानी को रिहा कराना हो तो अमेरिका का आसरा, इक़्तिदार से निकले तो डोनाल्ड लू और नाम, और अपने जेल से निकलना हो तो डोनाल्ड ट्रंप की जीत की दुआएं। अलमिया तो यह है कि खुद मुख्तारी के सबक पढ़ाने और एब्सोल्युटली नॉट कहने वाली पूरी पार्टी आज तकिया किए बैठी है कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीतकर अमेरिका के सदर बनेंगे और सदर बनते ही अपने दोस्त बानी पीटीआई को जेल से आज़ाद करा लेंगे। अब पूरी पार्टी इस खुशफहमी में नवंबर का एक एक दिन उंगलियों पर गिन रही है कि उनके लीडर इसी नवंबर में, जी हाँ इसी नवंबर में जेल से रिहा हो जाएंगे। अच्छा, ये हो सकता है, ये बिल्कुल ऐन मुमकिन है कि वो अडियाला जेल से बाहर आ जाएं, मगर रिहाई उनका मुकद्दर हो, ये मुमकिन नहीं लग रहा। हो सकता है कि आने वाले चंद दिनों में बानी पीटीआई अडियाला की तहवील से निकलकर एक दूसरी तहवील में चले जाएं, वो तहवील जिसके ख्याल से ही पूरी पार्टी आपे से बाहर हो जाती है। हुकूमत सियासी महाज के साथ साथ कानूनी महाज पर भी काम कर रही है। अपना इस्तेहकाक बरूए कार लाते हुए हर वो कानून साजी हो रही है जो वक्त की ज़रूरत है। दहशतगर्दी के नासूर से निमटने के लिए आज इंसदाद दहशतगर्दी कानून में तरामीम समेत दीगर अहम तरीन कानून साजी हो रही है। मुल्की मामलात किस तरफ जा रहे हैं, अदालती इस्लाहात निज़ाम अदल पर कितना असरअंदाज होगी, क्या वाकई मौशी इस्तेहकाम और बानी पीटीआई की क़ैद एक दूसरे से जुड़े हैं, इन्हीं कौमी मामलात पर हम आज सीधी बात करेंगे। और उसके लिए हमें जो मेहमान ज्वाइन करेंगे उनमें शामिल है अली गौहर बलोच जो कि हुकूमत को यानी नून लीग को रिप्रेजेंट करेंगे, और बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी ऑपोजिशन को रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा जो दीगर मेहमान होंगे उनसे आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद सीधी बात जारी रहेगी। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। डायनामिक पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। शहला रज़ा साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, अस्सलाम वालेकुम, वार्म वेलकम। बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। लास्ट बट नेवर द लीस्ट अली गौहर बलोच साहब गवर्नमेंट बेंचेस से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी वक्त देने के लिए। अपोजिशन की आवाज़ हमें सुननी चाहिए और जितने भी लोग जो कि जमहूरियत पर यकीन रखते हैं वो अपोजिशन को ही सुनेंगे, तो अपोजिशन के पास सीधा जाते हैं। बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब, कंसिडरिंग दैट के बेशक आप विफाक के अंदर ऑपोजिशन में हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आपकी हुकूमत है। उस चैप्टर के ऊपर मैं बाद में आऊँगी, लेकिन आप हमेशा से ही मोतरज़ रहे हैं कोई भी अगर कानून साजी हो रही हो, कोई भी अमेंडमेंट हो रही हो। लेकिन अब जहाँ पे दहशतगर्दी है, मुल्क के हालात थोड़े बेहतर हो रहे हैं, फाइनेंशियली जो है जो पाकिस्तान के हालात है वो सरप्लस में जा रहे हैं, तो सर अब जो कानून साजी हुई है या जो आगे होने वाली है उसके ऊपर तो आपको कोई एतराज़ नहीं है ना? यू आर हैप्पी ना, बिकॉज मुल्क तो सही सिमत पे जा रहा है, ऐसे ही है ना सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका आज पहला शो है, सो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। है आज का दिन, लेकिन पार्लियामान के हिसाब से एक स्याह दिन है। आपने कानून साजी की बात की है, कानून साजी के खिलाफ नहीं है हम, लेकिन जिस तरह कानून साजी की गई है और जिस मनाजिर में की गई है उसके खिलाफ नहीं। आज आपने देखा कि 30 मिनट के अंदर बहुत अहम बिल जो हैं वो पास कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तादाद दुगनी कर दी गई। कल तक बात सिर्फ ये आ रही थी सेनेट के अंदर कि शायद वो 17 से लेके 25 तक कर देंगे। उसके ऊपर भी वकला बरादरी, रिटायर्ड जजेस सब तनकीद भी कर रहे थे कि क्या वजह है कि आप इतने जजेस की तादाद बढ़ाना चाहते हैं, क्या उससे वाकई कोई सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस पेंडेंसी जो है उसके ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई इंप्रूवमेंट आएगी। आपने कोई स्टेक होल्डर कंसल्टेशन नहीं की इसके बारे में, कोई डिजिटाइजेशन एफर्ट्स का एनालिसिस नहीं किया। लेकिन आज क्या हुआ? आज सेशन से थोड़ी देर पहले ये खबर आई कि जी अब तो 34 तक जजेस हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के। और हमने देखा पार्लियामान में शोर में ना वहाँ बैरिस्टर गौहर जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने बात करने की कोशिश की, कोई फ्लोर नहीं दिया गया। आपने अपने शो में पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ के लिए बात करने की इजाज़त दी, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन असल आवाज़ तो अवाम की इस वक्त पार्लियामान के अंदर है। पार्लियामान में बात ही नहीं करने दी गई और बुलडोज मैं तो कहूँगा कर दिया गया इस कानून साजी को। और सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, कोई कसर नहीं छोड़ी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी हम जजेस बढ़ा दें। अब देखें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई भी बैरिस्टर साहब आप ही के साथ हूँ, बसा देता दो चीज़ें। आपने पहले कहा कि कानून साजी के ऊपर एतराज़ नहीं है जिस तरह से की गई, किस तरह से की गई ज़रा प्लीज़ एक्सप्लेन करें, क्योंकि क्या 2/3 मेजॉरिटी पूरी नहीं थी, क्या वोट पूरे नहीं थे, क्या सबको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया? दूसरी चीज़ आपने कहा मैंने इजाज़त ली,
मुझे नहीं पता कि मैंने किससे इजाज़त ली, क्योंकि मैंने इजाज़त नहीं ली। मैंने अपना शो बिल्कुल वैसे कंडक्ट किया पीटीवी के ऊपर जैसे मैं अपना किसी प्राइवेट सेक्टर पे करती हूँ। अगर आपके पास इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप मुझे बताएं कि अगर आपको किसी ने बताया, मेरी टीम ने या किसी ने अगर किसी से इजाज़त ली, ऐसा कुछ नहीं है। ये नहीं, स्टेट मैंने का कहा टीवी है, आपने आप मुझे स्टेट का इजाज़त हिस्सा दी हैं बोलने और की, मुझे आप इजाज़त बिल्कुल आकर कंफर्टेबली अपनी बात कर सकते हैं। लेकिन ज़रा क्लियर कर दीजिएगा कि कानून साजी जिस तरीके से हो रही है उस तरीके में प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि दोनों बाकी पार्टीज बैठी हैं। मैं अभी यहीं पे प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। जी देखें, जो पार्लियामान है और पार्लियामान का फ्लोर है, वही सिर्फ पार्लियामान नहीं होता। पार्लियामान का असल काम जो है, जो कानूनी तरीक़ेकार है, वो पार्लियामान की दोनों नेशनल असेंबली और सेनेट की स्टैंडिंग कमेटीज़ में काम होता है। वहाँ पे पहले कानून के जो ड्राफ्ट होते हैं उनके ऊपर डिस्कशन होती है, फिर पार्लियामान में पेश किए जाते हैं, उसके ऊपर तकारीर होती हैं। ख़ास तौर पे जब वो कोई इतने अहम कवानीन हो। पाकिस्तान की, आप ये किसी दर्जा 2 की नौकरियों की बात नहीं कर रहे थे, आप पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की तादाद डबल करने की बात कर रहे थे। उसकी क्या मंतक है? आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी जज हो उसको ताहयात अपनी तकरीबन तनख्वाह के बराबर उसको पेंशन मिलती है। आधी पेंशन जो है उनकी बेवा को उसके बाद मिलती रहती है। तो ये फैसले जो हैं ये कोई जल्दबाजी में लेने के नहीं हैं। आप बिल्कुल इनसे पूछ लें कि कौन सी पार्लियामान की कमेटी में ये डिस्कशन हुई। जो हमने सिर्फ डिस्कशन सुनी वो सेनेट की कमेटी तक की थी, वो भी 25 तक की थी। 25 और 34 में बहुत फर्क है। इस्लामाबाद बैरिस्टर साहब, हाई कोर्ट आप क्योंकि थोड़ी सी एप्रीहेंशंस लेके बैठे थे शो में, तो सिर्फ आपकी फरमाइश के ऊपर मैं, क्योंकि आपने कहा है कि पूछ लें और क्योंकि मैं चाहती हूं कि आप रेगुलरली पीटीवी पर आते रहें, तो सिर्फ आपकी फरमाइश के ऊपर मैं शैला बीबी के पास जाती हूँ। शी इज़ अ मेंबर नेशनल असेंबली, वरना मैंने शैला बीबी से सवाल कोई और करना था। लेकिन शैला, ये जो सवाल है फरमाइशी सवाल है, पीटीआई का ख्याल रखिएगा। और ये कह रहे हैं जल्दबाजी में आप करते हैं जो भी काम करते हैं, आप ऑन बोर्ड नहीं लेते। इनकी शिकायत को आप दूर क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर वाकई तरमीम हो रही हैं, अच्छे के लिए हो रही हैं, मुल्क आगे बढ़ रहा है, हमारी जो आमदन है वो बेहतर हो रही है, हमारे खर्चे कंट्रोल में आ रहे हैं, तो चीज़ें अगर अच्छी हो रही हैं तो इनको भी लूप में लेकर अच्छे तरीके से चीज़ें करें ना, इनकी एप्रीहेंशंस दूर करें। अच्छा, पहले ये है कि मुझे सिर्फ ये कहना है कि मुझे सिर्फ बिनिश आपकी आवाज़ आ रही है, मेरे कान में बिल्कुल इनकी कोई बात, कोई आवाज़ तक नहीं आई। लेकिन बहरहाल आप ही की बात पे मैं जवाब देती हूँ। पार्लियामानी कमेटी एक बनाई गई थी और जिसको हेड जो है खुर्शीद शाह साहब करते हैं, और अभी इनकी मर्जी है कि उस पार्लियामानी कमेटी में किस दिन आते हैं किस दिन नहीं आते। ठीक है। और यहाँ पर आज सूरत हाल ये थी कि पहले कैबिनेट से पास होके बिल आया, एक बिल पे कंसेंसस नहीं हो सका, और बाकी जो बिल आया तो उसमें अगर आप बिल को इंट्रोड्यूस ही नहीं होने दें तो फिर आपका इरादा क्या है? बिल इंट्रोड्यूस हुआ है और जो मिनिस्टर हैं वो चाहते हैं कि आजम नज़ीर तारड़ के वो बयान करें कि जर्नल प्रिंसिपल ऑफ द बिल, और उसके बाद आपकी भी इजाज़त है कि अब बिल जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं हुआ और ये खड़े हो गए सबके सब और कह रहे हैं कि हम पहले बात करेंगे। भाई, जो एक चीज़ पेश ही नहीं हुई है उस पर आप कैसे बात करेंगे? तो नतीजा ये हुआ कि आजम नज़ीर तारड़ साहब जो बहुत पेशेंस वाले आदमी हैं, उन्होंने आज कहा कि भाई स्पीकर साहब, आप हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी दें, मैं बिल पेश कर रहा हूँ और उसके जर्नल प्रिंसिपल पे बात करूँगा, ये मेरी बात सुनेंगे तो फिर हम इनकी भी बात सुन लेंगे। लेकिन क्योंकि बात को सुनने नहीं देना था तो इन लोगों ने जो है वो इतना शोर मचाया, और उसके बाद जो है वो ज़ाहिर है बिल पेश हुआ, ना उन्हें बात करने दे रहे थे, और फिर ये स्पीकर साहब और ट्रेजरी बेंचेस के दरमियान में आके खड़े हो गए, सारे बिल फाड़ दिए, और उसके साथ साथ ये आज़म अता तारड़ साहब से गुत्थम गुत्था भी हुए। तो एक ऐसी सूरत हाल में कि आप किसी चीज़ को प्रोड्यूस ही नहीं करने दे रहे तो कैसे बात हो सकती है? हो सकता है कि आप बीच में एक और बिल पे भी तो कंसेंसस नहीं हुआ ना, वो इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, आप इस बिल को इंट्रोड्यूस होने देते, उसके जर्नल प्रिंसिपल पे बहस चलती, और फिर अगर आपकी कोई ऐसी बात होती और अमेंडमेंट आती तो उसके लिए स्टैंडिंग कमेटी भी मौजूद थी, सब मौजूद थी, वहाँ पे चला जाता, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं सका। तो इसलिए मैं ये समझती हूँ
कि ये सिर्फ सबुटैज करने वाली बातें हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे 26वीं तरमीम में 26 अमेंडमेंट में इन्होंने सारा इख्तियार मौलाना को दिया, अपनी 4 अमेंडमेंट पेश की जिसमें से 2 पास हुई। सब तो बेंचेस, हम तो सब सारे से कोर्ट बनाना चाहते थे, बेंचेस की इनकी बात की थी, फिर ये समझ रहे थे कि ये सब चीज़ों का हिस्सा बनने के बाद मौलाना साहब को पटा लेंगे कि नहीं 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 मत करें, लेकिन उन्होंने कहा, उन्होंने इसका क्रेडिट लिया और हम भी क्रेडिट देते हैं कि उन्होंने उसको सही किया, और हुकूमत को भी देते हैं कि हुकूमत ने जैसे जैसे लचक दिखाई उसकी बड़ी बात है। तो जब इन्होंने देखा सारे काम हो गए, पिछड़ गए, फिर कहा कि हमें बानी से मिलने का एक दिन दिया जाए, हम उनसे बात करके आएंगे। एक दिन फिर बढ़ाया गया, फिर ये वापस आए, उन्होंने कहा नहीं। तो उस पर मौलाना साहब ने भी कहा कि आपको देना चाहिए था। फिर उसके बाद एक कमेटी बनी जिसमें चीफ जस्टिस का नाम जो है फाइनल होना था, ये उसमें आना चाहते थे, लेकिन इनके जो नए लीडर हैं जो इलेक्शन के वक्त शामिल हुए थे, सलमान अकरम राजा, उन्होंने मना कर दिया। अब सुना है कि ये जुडिशल कमीशन की कमेटी में ये आएंगे। ना सिर्फ ये बल्कि इनके लोगों ने इंतहाई गैर इंसानी, गैर अखलाक़ी हरकत सोशल मीडिया पे की। राना अंसार साहिबा MQM की जो मेंबर थी, जज सुप्रीम कोर्ट के जज के जस्टिस के फाइनल कमेटी में उनके बेटे की उसी रात डेथ हो गई, तो इन्होंने उसको उससे रिलेट किया इनके पूरे सोशल मीडिया ने कि क्योंकि वो इस गैर आइनी तरमीम की कमेटी में थी तो अल्लाह ने उनको ये किया। तो ये तो हाल है इनका। चलिए, ये जो आपने हाल वाल इनका बताया, बैरिस्टर साहब मैं आपके पास आती हूँ। जस्ट होल्ड इट फॉर अ मोमेंट बिकॉज मुझे ज़रा हुकूमत को शामिल करना है। अली गौहर बलोच साहब को मुबारकबाद तो दे ही देते हैं बैरिस्टर साहब, मैं भी कहती हूँ आप भी दिल बड़ा करके मेरे साथ मिलकर के इनको मुबारकबाद दें। सबसे पहले तो अली गौहर बलोच साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन, बहुत बहुत मुबारक हो, एक और माइलस्टोन आपने अचीव किया है। वैसे अली गौहर बलोच साहब, आपके तो मज़े हैं, 2/3 मेजॉरिटी आपकी, जब आपका दिल करता है आप उठते हैं, अब ये तरमीम कर देते हैं, अब ये कानून साजी कर देते हैं। ये तो आइडियल टाइम है, इससे ज़्यादा अच्छा वक्त आपका कब और कैसे होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी शुक्रिया बेनिश। मुझे शैला साहबा की आवाज़ कोई ज़रा कम आ रही थी, कोई इशू है शायद, आई थिंक इसमें। चलिए हम इसको सॉर्ट आउट कराते हैं, आहिस्ता आहिस्ता पहला शो है, चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन आप अपना मौक़िफ़ दीजिए ज़रा अनइंटरप्टेड, मैं सॉर्ट आउट कराती हूँ ऑडियो इश्यूज़ भी। जी सर। जी बैरिस्टर साहब का भी बात सुनी, इन्होंने भी बड़ी अच्छी बातें की हैं, लेकिन एक बात पे बड़ा ताज्जुब होता है कि जिस तरह से कि जिस चीज़ की ये मुखालफत करते हैं, फिर उस चीज़ के ये बेनिफिशरी भी बन जाते हैं और उस चीज़ के मज़े भी लूटते हैं। जिस तरह से कि आपको पता है कि जो नैब की तरामीम थी, उसमें इन्होंने अदालत के अंदर जाकर उनकी मुखालफत की, लेकिन जब वो तरामीम के हक़ में फ़ैसला हुआ और वो पास भी हो चुकी थी, तो सबसे पहली एप्लीकेशन जो थी वो बानी PTI की तरफ से आई कि मुझे उससे फ़ायदा दिया जाए। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से कि इन्होंने ढोल बजाए, शोर-गुल किया कि ये तो गैर आइनी तरामीम है, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन आप देख लें कि जब ये आइनी तरामीम हो चुकी, उनकी कमेटीज़ में भी बैठते रहे, जब वो पार्लिमानी कमेटी बनी, फिर मौलाना साहब से मुज़ाकरात करते रहे, फिर मौलाना साहब की वसातत के साथ उस मुसवदे में तब्दीलियाँ भी करवाते रहे, और जब ऐन वक़्त आया तो मौलाना साहब को भी डॉज दे गए और वहाँ से भाग गए कि हम तो वोट नहीं देंगे। और फिर आपने देखा कि हालांकि उस पार्लिमानी कमेटी में भी ये बैठे रहे कि जो असेंबली के फ्लोर पर थी, चूंकि उस कमेटी की वजह से टीए मिलना था, लिहाजा वो नहीं छोड़ा इन्होंने। और अब ये कहते हैं कि ये जो तरमीम है ये गैर कानूनी है। तो इसका मतलब है कि ये चाहते हैं कि कोई भी तरमीम हो वो सिर्फ इस लिहाज से ठीक हो कि जिससे इनको 9 मई के वाक़यात से NRO मिल जाए, जिससे बानी PTI जो है, जो कि बार बार अपने जत्थों के ज़रिए पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान की मईशत के ऊपर हमलावर होते हैं, वहाँ से उनको कोई NRO मिल जाए, कोई इस किस्म की तरमीम आ जाए। और ख़ास तौर पर मैं समझता हूँ कि बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि ये जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, उनको इन्होंने सियासत में धकेल दिया, उनके ऊपर सियासी छाप लगा दी, और वो भी शायद किसी हद तक
मैं समझता हूँ कि उनके फैसलों में भी उस चीज़ की अक्कासी नज़र आई। यही वजह है कि सबसे बड़ा तो उनका नुकसान इन्होंने किया जो ये प्रोपेगेंडा करते हैं। ये तो ये भी कहते थे कि जनाब अगर मंसूर अली शाह को ना बनाया गया तो फिर हम पाकिस्तान में तहरीक चला देंगे। तो अब इन्होंने तहरीक तो वो खैर नहीं चलाई, लेकिन ये है कि अब वो कहते हैं कि हम जनाब अब जजेस वाली कमेटी में बैठेंगे। भाई कोई एथिक्स होते हैं कि अगर आप, हमें तो इस बात की खुशी है कि आप उस कमेटी में बैठेंगे, लेकिन बात ये है कि अगर आप में इतने ही एथिक्स हैं तो आप असम्बली की कमेटियों में तो जाते हैं, वहाँ के प्रिविलेजेस भी लेते हैं, वहाँ से तनख्वाहें भी लेते हैं, वहाँ से सारे अपने फायदे भी उठाते हैं, लेकिन उसकी कानून साजी का बाइकआउट कर देते हैं। और जो पार्लियामान वो का यही तो काम कह रहे है हैं अली गौहर कानून बलोच साजी साहब के करना। कानून साजी से प्रॉब्लम नहीं है, उसके तरीके से प्रॉब्लम है। लेकिन आपने बड़े अच्छे तरीके से, आपने भी इसको वजह किया, शहला ने भी बड़े अच्छे तरीके से वजह किया कि ये एंगेज रहे हैं हर लेवल के ऊपर, एक्सेप्ट एक लेवल पर आकर के प्रॉब्लम हो जाती है व्हेन इट कम्स टू द बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनसे मुलाकात, उनको रियायत देने का मामला। तो आपकी इजाज़त से, क्योंकि अभी 2 पार्टिसिपेंट्स बोले हैं, तो मैं ज़रा ब्रेक पर जाने से पहले बैरिस्टर साहब ज़रा कॉमेंट कर दीजिएगा। बेसिकली आपकी जो तर्ज सियासत है ना, उसके ऊपर सवाल उठाया जा रहा है PMLN और पीपल्स पार्टी की तरफ से कि आप मुल्क की कानून साजी की, आइन की, पार्लियामान की बात नहीं करते। जब जब आपको मौका मिलता है आप बारगेन करने की कोशिश करते हैं अपने लीडर जो कि अडियाला में। आप ऐसा क्यों करते हैं? आप पाकिस्तान के बारे में क्यों नहीं सोचते? सिर्फ एक फ़र्द वाहिद के बारे में क्यों सोचते हैं? जी, वो हम फ़र्द वाहिद के बारे में नहीं सोच रहे हैं, और फ़र्द वाहिद भी जो है वो अपने बारे में नहीं सोच रहा है, वो इस वक्त पाकिस्तान के बारे में ही सोच रहा है। पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी जमहूरी पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके जितने उम्मीदवार इस वक्त पार्लियामान में हैं, या मेरे जैसे जो फॉर्म 45-47 का मुकदमा एक कायम मकाम सदर के खिलाफ भी लड़ रहे हैं इस वक्त, वो सब बानी चेयरमैन के नाम पे ही वोट से आए हैं, किसी और बुनियाद पे पार्लियामान में नहीं पहुंचे हैं। सो जाहिर है बिल्कुल बात करेंगे, जो बेबुनियाद केसेस चल रहे हैं उनके ऊपर बिल्कुल बात होगी। हम अपना कानूनी हक जो है वो मुसलसल उसकी जद्दोजहद कर रहे हैं, पार्लियामान में भी कर रहे हैं, अदालतों में भी कर रहे हैं। सो देखें हमारा बुनियादी बात क्या है। इन्होंने, इनकी ख्वाहिश तो, ये बड़े अच्छे आपने आज पैनलिस्ट बुलाए हुए हैं, अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, लेकिन ये देखें इनकी ख्वाहिश तो मुझे यही लगती है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे जो सुपरसीड किए गए, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, कि इनके पार्टी से एफिलिएटेड अकाउंट्स ने तो वो पूरा ट्रेंड चलाना शुरू कर दिया कि वो रिज़ाइन कर देना चाहिए उन्हें। इनकी ख्वाहिश लगता है यही है इनकी पार्टी की कि हम पार्लियामान से भी रिज़ाइन कर दें, इनके लिए मैदान बिल्कुल ही खाली छोड़ दें। आज जो 30 मिनट लगे इनको ये कानून साजी करने में, अगली दफ़ा ये 4 मिनट में करा लें। देखें ये नहीं होगा। हम इधर भी आपके इनके साथ बैठे हुए हैं, पार्लियामान में हम कमेटीज़ में बिल्कुल इनके मेंबरान जिनके ऊपर हमारे मुकदमे भी चल रहे हैं इस वक्त फॉर्म 47 के, उनके साथ ही बैठे हुए हैं। वही चेयरमैन सेनेट है जिसके ऊपर मेरा इतराज़ है। लेकिन बात ये है कि हम ये कहते प्रॉब्लम हैं, ही यही हो रही है ना। आप मेरे ख्याल से आप या तो इनका पॉइंट समझ नहीं रहे हैं या समझना चाहते नहीं हैं। वो ये कह रहे हैं कि जब बैठ करके बात होती है, मुशावरत होती है, जब SOPs के बारे में बात होती है, तो आप लोग सीधा सीधा एक फरमाइश करते हैं, साड़ी मुलाकात करा दो, हम उनसे मिलना चाहते हैं, उनको बाहर निकाल दो, या जितने भी केसेस हैं उनको ख़त्म कर दो। आप बार्गेनिंग टैक्टिक्स पर आ जाते हैं। नहीं, हम केसेस ख़त्म करने की बात नहीं करते हैं जी। देखें हम, अगर आप मुझे 2 मिनट दें तो देखें, ये केसेस हम अदालतों से ही ख़त्म पहले भी हुए हैं, आइंदा भी अदालतों से ही ख़त्म होंगे। इनके लीडरान के भी अदालतों के थ्रू ही हुए थे। सो बात ये है कि ये हम जो कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इन्होंने आज कानून साजी की, इन्होंने कहा कि जी शोर मचना शुरू हो गया तो टाइम नहीं मिला। तो इतनी उजलत क्या थी? ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सारी हिस्ट्री में कभी इतने 17 से ज़्यादा जजेस नहीं रहे, आज 34 कर दिए। तो क्या मजबूरी थी कि आज ही आधे घंटे में उन्होंने वो अप्रूव करना था? अगर शोर हो रहा था या बात नहीं अभी पूरी करना चाहते थे, हाँ, जब ये टेबल मजबूरी, कानून, इस मजबूरी का मैं जवाब लेती हूँ। मेरी भी मजबूरी है बैरिस्टर साहब, ब्रेक का कहा जा रहा है। शैला रज़ा साहिबा, मजबूरी, मेरी मजबूरी भी आप समझें। और ये जो बैरिस्टर साहब जो पूछ रहे हैं ना कि क्या मजबूरी है कि तादाद 25 करनी थी, 17 से 25 हुई, 25 से 34 हुई, ज़रा मजबूरी प्लीज़ इनको एक्सप्लेन कीजिएगा। जब आप सोच लें इस ब्रेक में, विल बी बैक। वेलकम बैक जी। शैला रज़ा साहिबा हैं, बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब हैं, अली गौहर बलोच साहब हैं। शैला रज़ा साहिबा, आप कुछ मुस्कुरा रही थी पिछले सेगमेंट के अंदर, क्या वजह है? ऐसा क्या हुआ गया, या ऐसा क्या कमेंट दे दिया बैरिस्टर साहब ने कि आप मुस्कुराने पर मजबूर हो गई? हमें भी ज़रा मुस्कुराने पर मजबूर करें, और मजबूरी ज़रा प्लीज़ बता देंगे क्या मजबूरी है कि तादाद बढ़ानी थी, जल्दी जल्दी कानून साजी करनी थी, इनको समझ नहीं आ रही।
एक तो कोई मजबूरी नहीं थी, इनको पहले मैं बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह 54 बिल 20 मिनट में पास नहीं हुए हैं जो आपके दौर में हुए थे। और ये जो बिल है जजेस की तादाद का, ये 2 दफ़ा प्राइवेट मेंबर बिल में पेश किया जा चुका था। एक दफ़ा प्राइवेट मेंबर बिल में, एक दफ़ा किसी और ने भी, इस तरह से ये 2 दफ़ा आ चुका था। और सीधी बात है कि 16 से और 17 से बढ़ा के जो इस तरह की गई है कि इसमें से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए भी जाने थे। 126वां नंबर था, माशाल्लाह है अभी भी हमारे कोर्ट्स का दुनिया में। तो जो पहले भी तादाद थी वो हुकूमत ही की मुतय्यन करता थी। तो इस हकूमत को ये हक़ है कि अगर वो ये समझती है कि पेंडेंसी बहुत है और हमें जो है इस काम को जल्दी निपटाना है, तो ये हकूमत का ही काम था, हकूमत ने कर दिया। और मैंने कहा कि इस पे काफ़ी दफ़ा बात हो चुकी थी, बिल पेश हो चुका था। और दूसरी बात जो है वो मैं ये करना चाह रही थी कि यहाँ पर इनको बड़ी परेशानी इस बात पर हो रही है कि क्या किया जाए। देखिए, बात सीधी है। मैंने कहा कि प्राइवेट मेंबर ने भी ये बिल पेश किया था और आज भी हो गया। अब जो दूसरी बात है उसमें ये बात जो है वो अंडर कंसिडरेशन थी कि मुख्तलिफ इदारों की मुख्तलिफ मुद्दत है। मसलन जो है इलेक्शन कमीशन की, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत मुलाजमत 5 साल है। इसी तरह जो है यहाँ पे भी बड़े मसाइल आते रहते हैं। तो बेहतर ये है कि मुख्तसर डिफरेंट इदारों की मुद्दत को एक कर दिया जाए और वो जो हर 3 साल के बाद दौड़ा दौड़ी होती है वो ख़त्म हो जाए। और असेंबली की भी मुद्दत 5 साल है, सिर्फ अब सेनेट है जिसकी मुद्दत 6 साल है। तो ये एक वो बातें हैं जो कि हुकूमतों ही ने तय की है तारीख़ों में। और अगर हुकूमत ही ये कर रही है तो क्या मसला है? अगर 26वीं आइनी तरमीम है तो उससे पहले आइन भी पार्लियामेंट का ही राइट है कि वो लिखे। इन्हें अच्छा लग रहा था कि रीराइट जैसे 63 हुआ था ऐसे किया जाए ताकि इनका फ़ायदा हो। तो कोई काम जल्दी में नहीं हो रहा है। जिस पे कंसेंसस नहीं बन सका वो बिल नहीं आया। आ गया और शैला 4 बीबी, बजे आपका का मौका। इजलास था। लेकिन जरा थोड़ी सी हट के बात हो जाएगी, आपस की बात है। वैसे आपने नोटिस किया है कि जो बानी पीटीआई हैं वो चुप हैं? क्या वजह है चुप रहने की? कुछ पता है? आप लोगों ने भी ये नोटिस किया है कि आप ये सेशन के अंदर इतने बिजी थे कि आपने नोटिस ही नहीं किया कि इतने बोलने वाले शख्स, हर वक्त धमकी देने वाले शख्स, हर वक्त वार्निंग देने वाले शख्स इतने खामोश हैं? उनकी जगह वो बोलते हैं ना उनके चीफ मिनिस्टर जो हैं। हाँ, तो आपको ये कुछ उनकी जगह वो अटपटा सा नहीं लग रहा? यू थिंक एवरीथिंग इज नॉर्मल? नहीं, मतलब क्या कहा जा सकता है। जो चीज़ उन्हें करनी है उसमें तो वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। उनके मेंबर पार्लियामेंट जो बैरिस्टर्स भी हैं और सब हैं, और सेनेट के भी सेनेटर बैरिस्टर, वो सारे जो थे वो सारी चीज़ों में शरीक थे। लेकिन उन्होंने अंदर से फरमाइश डाली कि पहले मुझसे मिला जाए, फिर उसके बाद उन्होंने सब अटैच कर दिया। तो जो उन्हें करना है वो कर रहे हैं वो। ठीक है अली गौहर साहब, शायद पीपल्स पार्टी ने या फॉर दैट मैटर शहला ने शायद ये चीज़ नोटिस नहीं की होगी, लेकिन आपने नोटिस किया? क्या मेरा ये क्वेश्चन पर्टिनेंट है कि जब से बुशरा बीबी बाहर आई हैं और जब से वो वज़ीर आला हाउस केपीके में हैं, तब से बानी पीटीआई चुप हैं? देखिए, बुनियादी बात ये है कि जब भी अली अमीन गंडापुर मिलते हैं और कुछ इस किस्म के लोग, तो वो फिर उनको अपना एजेंडा बता देते हैं। और एजेंडा बताने के बाद वो उनको बता देते हैं कि आपने इस्लामाबाद के ऊपर हमला आवर इस तरह से होना है, उनको टारगेट्स दे देते हैं। देखिए, यहाँ पर एक अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि एक तवील अरसा से एक ऐसे लोगों के गिरोह जिन्होंने के लिबादा एक सियासी पार्टी का ओढ़ा हुआ है, लेकिन वो पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों करने में मसरूफ है। 9 मई के वाक़यात किसी से ढके छुपे हुए नहीं है। 9 मई के वाक़यात से पहले 2013 और 14 के धरनों की तरफ चले जाएं, जब सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने का ऐलान किया गया, जब सुप्रीम कोर्ट के इर्द-गिर्द कब्रें खोदी गई, जब पीटीवी को जलाया गया, जहाँ से आप प्रोग्राम कर रही हैं जिस इदारे से। तो मैं समझता हूँ कि ये इनका सिर्फ और सिर्फ मकसद जो है वो पाकिस्तान का जलाव करा हुआ। आपने अपने इंट्रो में बताया कि पाकिस्तान को कौन कौन से चैलेंजेस थे और कितनी मेहनत के साथ
मौजूदा हुकूमत ने और उसके इत्तेहादियों ने मिलकर कितने मुश्किल टारगेट्स अचीव किए। अब राइट। पाकिस्तान ने कामयाबियों और मईशत की बेहतरी की सीढ़ियों के ऊपर कदम जमाना शुरू कर दिए हैं और पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज के नए नए रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। मार्कअप्स की शरह नीचे आ चुकी है, महंगाई की शरह सिंगल डिजिट में जा चुकी है और बाहर से जो है हमारे बाहर के ममालिक के जो इन्वेस्टर्स हैं वो अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट लेकर पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे अली हैं गौर और साहब, जो अदालतों में रोने के भी रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। मतलब ये एक नया एक प्रेसिडेंस, इस वजह से मैं कह रही हूँ कि ये इस वजह से एक रिकॉर्ड है कि साबिका खातून अव्वल बुशरा बीबी अदालत में रो पड़ी, सबके सामने रो पड़ी। ये बहुत ही बुरा लगा। मतलब मुझे नहीं पता कि आपको खबर सुन करके ऐसा क्या हो गया कि वो रो पड़ी, किसने उनको इतना तंग किया कि वो रो पड़ी? रोना उस वक्त चाहिए था जब पिशावर का रेडियो स्टेशन जलाया जा रहा था। रोना उस वक्त चाहिए था जब जिना हाउस को तोड़ा फोड़ा जा रहा था और उसको उसमें आग लगाई जा रही थी। रोना उस वक्त चाहिए था इन्हें जब सरगोदा और मियां वाली की हमारी अहम तनसीबात को आग लगाई जा रही थी और मोटरवेज जलाए जा रहे थे। रोना उस वक्त भी इनको चाहिए था जब शोहदा के मुजस्समे जलाए गए थे और शोहदा के बच्चे और वर्षा उन टूटे हुए मुजस्समों से लिपट कर रोते हुए तस्वीरें वायरल हुई थी। उन हालात वाकयात पर इन्हें रोना चाहिए था। आज एनआरओ के लिए रोने की जरूरत नहीं है। जाहिर है कि अब उन्हें नजर आ रहा है कि जो संगीन उन्होंने जराइम किए और जिस तरह से उन्होंने आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर भी सियासत की और उसको भी कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की, फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती जो थी, मतलब है कि वो उस पर भी उन्होंने पूरी एक किस्म की जंग लड़ी, साजिश तैयार की कि इसको भी किसी न किसी तरह से कंट्रोवर्शियल बना दिया जाए। तो इसी तरह से अब हर फोरम पर बड़ा क्लियर जवाब दे दिया आपने अली गौर साहब, बिल्कुल आपने क्लियर जवाब दे दिया। नाकामी के बाद अब इन्हें लग रहा है कि अब ये ट्रायल जो है वो कहाँ होगा। अब ये जाहिर है उस तहवील में जाएंगे जिन इदारों को इन्होंने मस्मार किया है। तो अब जाहिर है अब रोना चीखना ये भी मैं समझता हूँ कि एक इनका तरीकेकार है कि किसी न किसी तरह से हमें एनआरओ मिले, लेकिन अपनी गलतियों पर माफी मांगने के लिए तैयार नहीं कौम से, अपनी गलतियों पर शोहदा के वर्षा से माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। उन मजालिम ढाने के लिए आज भी इस्लामाबाद के ऊपर हमलावर होने के लिए ये लोग तैयार है। लेकिन अफसोस है इनके इस सोच पर, जो कि जिस पाकिस्तान ने इनको इज्जत दी, जिस पाकिस्तान ने इनको सियासत का हक दिया, उस पाकिस्तान के ऊपर ये बार बार हमलावर होते हैं। चाहे IMF को खतूत ही क्यों ना लिखने हो कि पाकिस्तान को कर्जा ना दे। हत्ता कि हर मौके पर पाकिस्तान की मुखालफत के लिए ये तैयार है, लेकिन साथ रो धोकर एनआरओ भी मांगने के लिए ये तैयार है। तो इनको चाहिए कि अपनी डायरेक्शन, रोने की जरूरत नहीं है, अपनी डायरेक्शन दुरुस्त करें। चले मैं बैरिस्टर साहब से पूछती हूँ, आपका जवाब आ गया, मुफस्सल जवाब दिया आपने। अली भाई मेरे साथ रहिएगा। बैरिस्टर साहब, रोने क्यों निकल रहे हैं? मतलब खास तौर पे कमिंग फ्रॉम दैट साइड, फ्रॉम दैट पॉलिटिकल पार्टी जिसके बानी ये बरमला जलसों में कहा करते थे मैं इनको रुलाऊंगा, इनको तकलीफ पहुंचेगी, आप देखिएगा इनके रोने निकलेंगे। आज बुशरा बीबी रो पड़ी अदालत में, क्यों? पहले तो मैं ये कहूँगा कि अली गौहर साहब जो बातें कर रहे हैं, मैं इनको अगर फिर पीछे तक ले जाऊँ, 98 पे ले जाऊँ, मैं हाईजैकिंग केस पे ले जाऊँ, मैं बाकी सारे मामलात पे ले जाऊँ, मैं पीपल्स पार्टी को के सारे वाक़यात जुल्फ़िकार से शुरू होकर हम बातें करना शुरू करें, तो फिर पता चलेगा कि कौन पाकिस्तान के हक़ में और कितना बात करता रहा है और कर रहा है। जो हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात है, मेरे जैसों के आप जितने बयानात ले लें, जिस चीज़ पे ले लें, हम पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं, पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठाते हैं। जो 9 मई की केसेस की बात है, हमने बारहा कहा है, बानी चेयरमैन ने भी कहा है, आप उनकी शफाफ इन्वेस्टिगेशन करें, शफाफ ट्रायल करें, फ्री एंड फेयर ओपन ट्रायल करें, और जो कोई उसमें मुल्ज़िम है उसको ज़रूर सज़ा दे, लेकिन बेगुनाह लोगों को, सियासी कायदीन और सियासी वर्कर्स को, उसमें जिनको आपने 1.25 साल 1.5 साल से टांगा हुआ है, उनको आज़ाद कर दें। अब आपका जो आज का सवाल, अभी जो सवाल आपने किया, देखें बड़ी अगेन पाकिस्तान में रिपोर्टिंग भी जिस तरह होती है अक्सर आपको पता है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी बात हुई है। बुशरा बीबी वैसे भी जो हैं वो बापर्दा खातून हैं, पर्देदार हैं,
अगर कोई ऐसी बात होती, उनके अल्फाज में हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ हो, लेकिन उनके रोने का किस तरह वो जज को रोस्ट्रम पे पता चला या किसी मीडिया को कहीं दूर खड़े हुए पता चला, ये तो हो ही नहीं सकता कि उन्होंने अपना पर्दा हटाया हो और किसी को नज़र आया हो कि वो रो रही हैं। तो ये तो बातें हैं, एक बात बन गई है। जो यानी कि उनके साथ आप लेट मी रिपीट व्हाट यू आर सेइंग सर, आप ये कह रहे हैं कि बुशरा बीबी नहीं रोई, ये गलत खबर है? मैं ये कह रहा हूँ इसमें बहुत चांसेस हैं कि ये खबर एग्जैजरेटेड खबर होगी, जिस तरह होता है। चांसेस हैं, ठीक है। तो चीजें जो 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 बानी पीटीआई खामोश हैं, ये भी आपको लगता है कि सही खबर है, कि आपको लगता है कि ये ऐसे ही है? और साथ ही इसके सर साथ में ये भी जोड़ लीजिएगा कि खबरें तो ये भी हैं कि आप लोगों ने कोई मुसल्ले बिठाए हुए हैं, कोई नवाफिल आप लोगों ने माने हुए हैं कि बस किसी तरह डोनाल्ड ट्रंप जीत जाएं और जैसे ही वो जीतेंगे तो आपके लिए सत्ते खैरा हो जाएंगी। क्या ये खबर भी ठीक है कि इसके भी गलत होने के कोई चांसेस हैं? देखें, पहला आपका सवाल कि जी क्या बानी चेयरमैन खामोश है, मीडिया से डिस्कशन नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल उन्होंने मीडिया से डिस्कशन नहीं की है। जो मैं चंद पिछली हेयरिंग्स पे नहीं गया, जो लोग गए हैं उन्होंने बिल्कुल ये कहा है कि वो ये समझते हैं कि वो जो बातें कर रहे थे मीडिया से, वो बाहर आके रिपोर्ट ही नहीं हो रही थी। सो ही इज़ एट द मोमेंट उन्होंने बात नहीं मुनासिब नहीं समझी कि वो कोई बात करे। ज़ाहिर है उनके घर वाले हैं, उनकी बहन है, उनके वकील हैं, पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, वो आके बाहर बातें जो हैं वो अब कर रहे हैं और बयान दे रहे हैं ताकि वो बयान चलें भी सही वाइडर मीडिया के आगे। सो अगर आप इस तरह जिस तरह आप आज प्लेटफॉर्म दे रही हैं, अगर आप हमारे पार्टी की क़यादत को और बिल्कुल इस मौक़िफ़ को रोज़ जगह देंगे तो हम बात करेंगे और वो हमारे थ्रू भी बात करेंगे। सो अब जहाँ तक बात ये है कि किसी यूएस इलेक्शंस का क्या असर होता है यहाँ पे, तो देखें हमने तो अपनी अदालतों से अपने फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए जो भी रिलीफ लेनी है हम इस पे लगे हुए हैं। बाहर की चीज़ों का ज़रूर असरात होते होंगे, लेकिन हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं हैं कि वहाँ पे परसों क्या रिजल्ट आना है, क्या इलेक्शन टर्न आउट होना है। वो बिल्कुल आपकी सियासी वस्तगियाँ, आपकी किसी की पसंद नापसंद ज़रूर हो सकती है, लेकिन हमारा दारोमदार किसी बैरून मुल्क के इलेक्शन के ऊपर ना कभी था, ना अब है, ना आइंदा होगा। हमारा जो सारा महवर है वो पाकिस्तान की अवाम है, पाकिस्तान की सियासत है। आप जो और बात कर रही हैं दुआ करने की, दुआ तो हर वक्त कोई करता है। पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ डायलॉग्स और बिल्कुल बातचीत करनी चाहिए। हम मौलाना फजलुर रहमान के भी अगर सियासी मुखालिफ रहे हैं तो उनके साथ जिस तरह ये दोनों मेहमान आज कह रहे थे, हमने बिल्कुल 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर बानी चेयरमैन के कहने के ऊपर उनके साथ हमने डायलॉग किया, मुसलसल डिस्कशंस कर रहे हैं। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही कहा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिल के बात करेंगे और आगे चलेंगे, तो हम वो सब कुछ करेंगे। मुश्किलात इनको नजर आ रही हैं। आज जो 3 सर्विस चीफ की एक्सटेंशन की बात हो गई है, तो अब इनको परेशानी शायद ये हो गई है कि जो मामला अगले सितंबर अक्टूबर में जाके होना था वो आज पूरा हो गया है, तो इसके मुल्क की सियासत पे क्या असरात पड़ेंगे, परेशानी इनको ये शायद हो रही है। इनके लीडरान है जो आपको मुल्क तो से नहीं है ना टेंशन बैरिस्टर साहब, मुझे बस आप अपना जवाब दे दें। आपको तो कोई टेंशन नहीं हुई ना? हमें कोई टेंशन नहीं है जी। देखें हमें चले, कोई वेरी टेंशन नहीं गुड। है। शैला रजा, ये आप लोग को टेंशन हो रही है, इसका जवाब दे दीजिए। दूसरा, लाइक यू नो विद बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब, द थिंग इज कि ही इज गुड पीटीआई, यू नो ही इज अ वेरी प्रोग्रेसिव फेस ऑफ पीटीआई। लेकिन ऑफ कोर्स ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, इस्लामाबाद में तो ऐसी बहुत ही बातें हो रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ अब नजरें जमाए बैठे हैं। पता नहीं वो जीतते हैं नहीं जीतते, जीत भी जाते हैं तो वो क्यों फ़ोन करेंगे बानी पीटीआई के लिए, और अगर वो फ़ोन करेंगे भी तो इस बात की क्या गारंटी है, और क्यों पाकिस्तान उनके एक फ़ोन के ऊपर इस चीज़ पर लबैक कहेगा कि हाँ जी अडियाला जेल के दरवाजे खोल दें और बानी पीटीआई को बाहर लें? ज़रा इसको वेरी क्विकली सम अप कर दीजिए। अच्छा, एक तो गवर्नमेंट को और हम उनके सपोर्टर हैं, हमें इनकी कैद रिहाई किसी से कोई मसला नहीं है। हम तो चाहते हैं इनके साथ इंसाफ भी हो और अदल भी हो। रही बात बुशरा बीबी की, आज सारे चैनल्स ने और सब ने ये रिपोर्ट किया कि वो आप दीदा हो गई, और मैं हैरान इसलिए हुई कि मुझे वो वक्त याद आता है जब वो अरसलान बेटा को कह रही थी कि जो भी इस पे बात करे गोगी वाली बात पे, फरहा गोगी वाली बात पे, उसको गद्दारी से जोड़ दो। उस वक्त शायद उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि गद्दारी कितना बड़ा मुकदमा होता है, और उनके यहाँ उनकी पार्टी पे 9 मई भी आएगा। तो मैं ये समझती हूँ कि वो अपनी दिफा में गैर के ऊपर इंतहाई हैं, इंतहा तक जा सकती हैं, अपने मुखालिफ के ऊपर वो इंतहा तक जा सकती हैं, क्योंकि गद्दारी से बड़ा मुकदमा नहीं होता। अब दूसरी बात जो है वो ये है कि काश ये वक्त इनको शायद याद आता हो कि एक
करोड़ रुपए की बैंक से बैंक ट्रांजैक्शन पे इन्होंने फरियाल तालपुर साहिबा को कैसे घसीटा था, कैसे चांद रात पे नैब ने उन्हें दाखिल किया वता हॉस्पिटल में, कैसे घसीट के उन्हें जेल भेजा था, किस तरह से जो है मरियम साहिबा के बेडरूम में ये हलीम आदिल शेख की रहनुमाई में ये घुसे थे सिंध में होटल के अंदर, किस तरह से क्या क्या किया था। तो ये सारी बातें शायद याद आ जाएं, शायद इसीलिए आप दीदा हो गई हों। अब रही बात तो एब्सोल्युटली नॉट से वो बगल जेब से यूं पर्चा निकाल कर के मेरी हुकूमत अमेरिका ने गिराई है, अब वो उसी अमेरिका के अंदर लॉबिस्ट से और सबसे राब्ते में हैं और एक दफ़ा फिर यू टर्न के मुंतज़िर हैं कि हम क्या बोलेंगे आगे, और हो सकता है बयानिया तैयार भी हो गया हो। तो ये इनकी आदत है, क्योंकि ये एक थर्ड ऑप्शन थे जिनको इसलिए बनाया गया था कि बकौल ज़हीरुल इस्लाम के कि हमारा दिल इन दो पार्टीज से भर गया था, तो फिर दुनिया भर से पूरे पाकिस्तान से लोटे जमा किए गए और एक पार्टी बनाई गई, और फिर जब रिज़ल्ट मतलूबा RTS फेलियर से हासिल ना हो सका तो जहाज़ उड़ाया गया और उसमें लोटे भर भर के लाए गए। जब वो लोटों ने देखा कि हम इनके साथ बैठे भी हैं और हमें गुनाह बेलज़्ज़त हो रहा है, उन लोटों ने साथ छोड़ दिया, हुकूमत चली गई। तो अब कुछ भी नहीं है, बस बैठिए, इंतज़ार कीजिए, क्योंकि आपके कंप्लेनेंट आपके मुकदमों के हम नहीं हैं, आपके अपने करतूत हैं। इस वक्त जो है 8:50 हो गए हैं और शैला रज़ा साहिबा, आपका जो पैगाम है मुझे लगता है कि बैरिस्टर साहब तक तो पहुंचा है, अडयाला में भी पहुंच गया। बड़ा आपने क्लियर उनको पैगाम दिया है कि इंतज़ार करें और सब्र करें। आखिरी कमेंट मैं अली गौहर बलोच साहब आपसे लेना चाहती हूँ, डज़ इट रियली मैटर्स कि जो प्रेसिडेंट है अमेरिका के, वो जो कोई भी हों, आई डोंट नो कि डोनाल्ड ट्रंप हैं या हूसोएवर, वो पाकिस्तान को बानी PTI को जेल से निकालने के लिए, फॉर दैट मैटर रियायत कराने के लिए, फॉर दैट मैटर केसेस खत्म कराने के लिए, व्हाटसोएवर वो पाकिस्तान को डिक्टेट कर सकते हैं और पाकिस्तान ये डिक्टेशन लेगा। इज इट पॉसिबल सर? एब्सोल्युटली यस और एब्सोल्युटली नॉट? मेरा ख्याल है कि वो कहते हैं ना कि दिल के बहलाने को ये ख्याल अच्छा है। वो तो खैर ये जिससे मर्जी उम्मीदें लगा लें वो एक अलग बात है, क्योंकि इन्होंने बाहर से जिस तरह से फॉर्म दायर की हुई हैं और वो लेटर लिखवाते हैं, और उसके मुकाबले में अब पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियन ने भी लेटर लिख दी है। मेरा ख्याल है किसी भी गवर्नमेंट या किसी भी जो मुल्क है वो दूसरे मुल्क में इस तरह की मदाखलत ना करता है, और ना ही उसको इजाजत है, को करे भी तो उससे फर्क नहीं पड़ता। और मैं समझता हूँ कि वो भी अभी जो भी सदर मुंतखब होंगे, लेकिन ये समझते हैं कि हमने चूंकि फॉर्म दायर की हुई है और वो उधर इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो उस वजह से शायद हमारे हक में फोन भी आ जाएगा। एक वक्त था ये कहते थे कि मेरी कॉल कोई नहीं सुनता, फिर एक वक्त वो था कि जब ये अमेरिका गए थे और इन्होंने कहा था कि मेरा बड़ा कामयाब दौरा रहा है। दूसरी तरफ जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे मोदी, उन्होंने कश्मीर को हड़प करके एक जश्न मनाना शुरू किया, और ये इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पे उतर के जश्न मना रहे थे कि मैंने कामयाब दौरा किया अमेरिका का। तो वो कामयाबी कश्मीर के सौदे की तो थी। तो मैं नहीं समझता कि अब कोई मुल्क दूसरे मुल्क के अंदर इस तरह से मुदाखलत करेगा। हाँ, इनका जो तकिया है, इनकी जो उम्मीद है, वो ये इन उम्मीदों पर कायम रहे कि फलान जीत जाएगा तो हमारे लिए फ़ोन आ जाएगा, और फलान जीत जाएगा तो हमारे लिए फ़ोन आ जाएगा। उसकी वजह ये है कि इन्होंने कभी भी पॉलिटिकल लीडरशिप्स को तो हमेशा बुरा भला कहा है, अपनी जात के अलावा सबको चोर और डाकू कहा है, और जब जरूरत पड़ी तो जिसको सबसे बड़ा डाकू कहते थे उसको पंजाब का उस वक्त इन्होंने चीफ मिनिस्टर वो तो ठीक है, लेकिन अली गौहर साहब आप लोग के साथ नहीं बैठे ना, आपके साथ और पीपल्स पार्टी के साथ नहीं बैठे। आप यही तो मैं कह रही हूँ कि आप लोग इनको इतने बुरे लगते हैं कि मौलाना साहब के साथ बैठ के आप लोग के साथ फिर भी नहीं बैठे। जी वेरी क्विकली। मौलाना साहब से भी इन्होंने फायदा ही लेने की कोशिश की है ना। मौलाना साहब के साथ भी बैठ के इन्होंने क्या, उनके साथ भी कौन सी वफा की है। अब तो वो भी इनका भरम रखते हैं कि चले वो चुप हो जाते हैं इस बात पर, लेकिन हकीकत तो बात तो ये है। आई हैव टू कट यू हियर। मुझे आज का शो क्लोज करना है, पहला शो था, ढेर सारी दुआएं चाहिए होंगी, फीडबैक चाहिए होगा। इंशाल्लाह ताला कल आपसे सेम टाइम सेम चैनल दोबारा मुलाकात करेंगे। देखते रहिए सीधी बात बीनर सलीम के साथ ऑन PTV न्यूज़।